नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज थोड़ी सी बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। हालांकि अभी तक कांग्रेस और बीआरएस ने यहां पर अपने कैंडिडेट्स की सूची ऑफिशियली जारी नहीं की है, लेकिन इस एपिसोड में मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ये जानकारी उन लोगों के लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है जो ये जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी किस तरह से ऑपरेट कर रही है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, बीजेपी बहुत ही कमजोर स्थिति में है। यहाँ पर पहली चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के पास यहाँ पर लीडर्स नहीं है। पिछले साल तक यहाँ पे संजय कुमार बंडी यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट बने थे। उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी ने एक तरह से बगावत कर दी थी और उनको फिर चुनाव से पहले यहाँ से हटा दिया गया और किशन रेड्डी को यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन किशन रेड्डी बिल्कुल ही इस रोल में मिसफिट है। वो ना किसी से बात करते हैं, ना कभी प्रेस स्टेटमेंट देते हैं। वो रहते कहाँ हैं ये तक नहीं लोगों को पता है। तो यहाँ पे बीजेपी का डाउनफॉल यहाँ के अपने लीडर्स की वजह से ही होता जा रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त बीजेपी को सता रही है, वो है उस पार्टी में इनफाइटिंग यानी कि अंदरूनी कलह क्लेश मचा हुआ है। ये नक्शा बीजेपी की पूरी कहानी बता रहा है तेलंगाना के अंदर। नक्शा है तेलंगाना असेंबली 2023 के चुनावों का, और ऑरेंज जो कलर है वो है बीजेपी की सीट्स जहां जहां ये जीते थे। पूरे स्टेट में आप नीला रंग जो कांग्रेस था वो देख सकते हैं अच्छी तरह, पिंक रंग जो बीआरएस था वो देख सकते हैं। एआईएमआईएम हैदराबाद के अंदर वहां आपको ये कलर दिख रहा है। बीजेपी सिमट कर करीब 7-8 सीट पर रह गई है जो ज्यादातर नॉर्दर्न तेलंगाना के इलाके हैं। 2023 का असेंबली के चुनाव के रिजल्ट्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। कांग्रेस यहाँ पर 118 जगह इलेक्शन लड़ी थी, 64 सीट्स आई थी। बीआरएस 119 जगह लड़ी थी, 39 सीट्स आई थी। और बीजेपी 111 जगह लड़ी थी इलेक्शन, केवल 8 सीट मिली थी। एआईएमआईएम 9 जगह इलेक्शन लड़ी थी और उनको 7 सीट मिली थी। टोटल वोट शेयर बीजेपी को केवल 13.9% का ही मिला था। पिछले इलेक्शन के नतीजे जो असेंबली के यहाँ हुए थे, उनके रिजल्ट्स बीजेपी के लिए बहुत ही डिमोरलाइजिंग थे। कहाँ एक तरफ आके अमित शाह और मोदी जी बोलते थे कि इस बार बीजेपी का दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो तो दूर की बात रही, डबल डिजिट में भी पार्टी यहाँ पर पहुंच नहीं पाई। तो पूरा बीजेपी कैडर इस वक्त एक डिमोरलाइज्ड स्टेट में है। वो ही नहीं, यहाँ के लीडर्स जो बीजेपी के हैं वो भी डिमोरलाइज्ड हैं और कंफ्यूज्ड हैं। एक चीज और यहाँ पे नोट करिए, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, इन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तेलंगाना में। वोट शेयर इनका केवल 0.25% आया, ना के बराबर। और 8 सीट्स इनको कंटेस्ट करने के लिए दी गई थी, उसमें से इन्हें एक भी सीट नहीं आई। नोटा को जो नन ऑफ दी अबव है ऑप्शन, वो उसमें वोट शेयर 0.73 का था, तो इनको नोटा जितने वोट्स भी नहीं मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव जो तेलंगाना में हुए थे उसका रिजल्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे ज्यादा सीट मिली थी बीआरएस को, 9 सीट मिली थी 17 में से। वोट शेयर था 41.29%। उसके बाद बीजेपी को 4 सीट मिली थी, वोट शेयर था 19.45%। फिर तीसरे स्थान पर कांग्रेस, वोट शेयर था 29.48। और लास्ट में ओवैसी जी को 1 सीट मिली थी, वोट शेयर था 2.78%। तो पिछले 4 साल में वोट शेयर कैसे चेंज हुए हैं ये मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिखाया है। बीआरएस 2019 में 41% से ज्यादा था, वो घट गई 37% में, यानी कि 4% की गिरावट आई। बीजेपी 19.45% से 13.9 पर रह गई, 5-5.5% की गिरावट आई। कांग्रेस
को सबसे ज्यादा गेन हुआ है। इस दौरान 10% से वोट शेयर बढ़ा है और AIMIM लगभग वहीं पर है 2.2% के आसपास। अब BRS अभी बुरी तरह हार के चुकी है, तो उसका रिवाइवल अभी नियर फ्यूचर में दिख नहीं रहा है। KCR एक तरह से सीन से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। KTR बीच बीच में दिखते रहते हैं। उनके सारे MP और MLA एक ये फर्टाइल ग्राउंड सा बन गया है कि वो पोचिंग शुरू हो गई है। पोचिंग कहिए या अपनी मर्जी से वो छोड़ के जा रहे हैं। कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई BJP में जा रहा है। तो BJP का गेम प्लान बिल्कुल सीधा साधा है। वो अपने कैंडिडेट्स को लेकर चुनाव जीत नहीं सकते, ऐसा उन्हें लग रहा है। इसलिए ऑर्डर ये है कि जहां से भी जो कैंडिडेट मिले, जो थोड़ी सी भी जीत की जहां पॉसिबिलिटी बनती है, उस कैंडिडेट को उसकी मर्जी से या उसकी बिना मर्जी से भी किसी तरह BJP में लेके आ जाइए, फिर उसको अपना कैंडिडेट बनाइए और जीतने के इस तरह से अपने चांसेस बढ़ाइए। क्योंकि BJP का खुद का वोट शेयर डिक्लाइनिंग है, 13% के आसपास आ गया है और उस उतने कम वोट शेयर से वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए जब कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाएगा, उसका वोट शेयर भी उसके साथ आएगा, तो BJP का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ेगा और जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। यही सोच BJP की, जो इन्होंने अभी कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है, 9 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है 17 में से, वहां भी यही थॉट प्रोसेस है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तेलंगाना के लोकसभा चुनाव के लिए पिछले हफ्ते BJP ने जिन 9 लोगों के नाम डिक्लेयर किए थे, वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। जो लोग तेलंगाना से नहीं है वो शायद इनमें से ज्यादा लोगों को पहचान नहीं पाए। एक आध फेस आपको फेमिलियर लगेगा। ये संजय कुमार बंडी हैं, ये BJP के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये हैं किशन रेड्डी, ये केंद्र में मंत्री भी हैं और आजकल यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। इनको कौन नहीं जानता है। ये असाउद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद से चुनाव लड़ते आए हैं हमेशा और हमेशा जीतते आए हैं। इससे पहले इनके पिताजी सलाउद्दीन ओवैसी वो जीतते आए थे। उससे पहले उनके दादाजी भी पॉलिटिक्स में रहे थे। अब ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब देखिए इनके खिलाफ BJP ने किसको खड़ा किया है। ये हैं माधवी लता कोम्पेला, जिन्हें BJP ने असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से लड़ने के लिए नॉमिनेट किया है। ये एक बिजनेस वुमन है, एक हॉस्पिटल चलाती हैं जिसका नाम है विंची हॉस्पिटल। और ये ट्रिपल तलाक के खिलाफ इन्होंने काफी कैंपेन किया था और ये मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए भी काफी काम करती रहती हैं। हालांकि एक पॉइंट नोट करने वाला है कि माधवी लता जी खुद BJP की सदस्य नहीं है। अब ये 9 लोग किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए कि ये तेलंगाना के किस एरिया में पड़ती है। और ये आप देखेंगे कि ये सारे नाम जो दिए गए हैं, ये तेलंगाना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं ये मैं आगे बताऊंगा। संजय कुमार बंडी लड़ेंगे करीम नगर से इलेक्शन, ये हमेशा यहाँ से लड़ते आए हैं। फिर नरसैया गौड़ भोंगीर से, ये हैदराबाद का आउटस्कर्ट्स है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी छेवाला, ये भी हैदराबाद का आउटस्कर्ट्स है। जहीराबाद से BB पाटिल, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं ये। BB पाटिल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। निजामाबाद से धर्मपुरी अरविंद, ये सिटिंग MP हैं, पिछली बार भी यहाँ से चुनाव जीते थे। सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, मलकाजगिरी से इटला राजेंद्र, मलकाजगिरी हैदराबाद का ही हिस्सा है। और हैदराबाद से जैसा मैंने कहा माधवी लता जी। नगर कर्नूल से पोतुगंटी रामलू, यहाँ पे भरत लिखा है लेकिन इनका नाम पोतुगंटी रामलू है। ये नगर कर्नूल से चुनाव लड़ेंगे BJP की तरफ से। ये जो मैप अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो है मुस्लिम पॉपुलेशन इन तेलंगाना, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, BJP ने अपने कैंडिडेट्स ज्यादातर
नॉर्थ वेस्टर्न तेलंगाना से ही डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आदिलाबाद, हालांकि यहाँ का अभी डिक्लेयर नहीं किया है, यहाँ की पॉपुलेशन है 12.58%। निर्मल निजामाबाद एरिया यहाँ 18% के आसपास है। कामारेड्डी 10%। संगारेड्डी जो हैदराबाद से लगा एरिया है 16%। हैदराबाद में 43.45% मुस्लिम्स हैं। विकाराबाद ये करीब 13%। तो ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ 13, 14, 15, 18% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और यहीं से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं। और इन्हीं इलाकों में जो नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ के, इस जगह से पिछली बार वो 3 सीट जीती थी और 1 हैदराबाद से। तो पुटिंग वन एंड वन टुगेदर, आप ये जान गए होंगे कि बीजेपी का गेम प्लान क्या है। बड़ी सीधी सी बात है, पोलराइजेशन क्रिएट करो, हिंदू मुस्लिम करो और वहां से जीतो। इसीलिए वो कैंडिडेट्स उन्होंने उन्हीं इलाकों से खड़े किए हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली हायर है। और जो अगर आप ईस्टर्न तेलंगाना देखेंगे, वहां से अभी तक उन्होंने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया है और शायद करें भी ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन लोगों की जो पिछली बार चुनाव जीते थे लोकसभा का, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा नाम इसमें है स्वयं बापूराव का। ये आदिलाबाद से इन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था। ये ट्राइबल सीट है और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। ये नाराज घूम रहे हैं और एक तरह से पार्टी के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके हिसाब से उनको टिकट ना मिलने के कारण उनके अपने पार्टी वाले हैं, यानी कि पार्टी में इनफाइटिंग की वजह उन्होंने बताई है। अंत में कुछ ऐसे नाम लूंगा जिससे आपको ये सीधा सीधा पता चल जाएगा कि बीजेपी कितनी हतोत्साहित है, तेलंगाना में परेशान है। वो लोग घूम रहे हैं, किसी को भी पकड़ के किसी भी तरह लेके आओ और चुनाव जिताओ। सबसे पहला नाम है पोथुगंटी रामलू का, नगर कन्नूर से। इन्होंने अभी रिजाइन किया है बीआरएस से फरवरी में, और इनको बीजेपी ने उसी जगह से दोबारा खड़ा कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में पोथुगंटी रामलू बीआरएस के टिकट पर नगर कन्नूर से जीते थे, लगभग 1,90,000 वोट की मार्जिन से। दूसरा नाम है ईटला राजेंद्र। ये भी शायद आपने नाम सुन रखा होगा। ये पहले केसीआर के मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। करप्शन के एलिगेशन में इनको केसीआर ने निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर बाई इलेक्शन के जरिए ये दोबारा एमएलए बन गए थे। ईटला राजेंद्र ये पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मल्काजगिरी से। यहाँ से पिछली बार रेवंत रेड्डी लोकसभा का चुनाव जीते थे लगभग 10,900 वोट से। क्योंकि अब रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो एमएलए बन गए हैं, इसलिए वो सीट एक तरह से बीजेपी को वेकेंट लग रही है। वहां से ये लड़ेंगे, जीत गए तो बहुत अच्छा, और नहीं जीत गए तो एमएलए तो बने ही रहेंगे। तीसरा नाम मैं यहाँ पर लूंगा डॉक्टर बी नरसैया गौड़ का। 2019 का लोकसभा इलेक्शन इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था भोंगीर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। वहां पे ये हार गए थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीआरएस में आ गए। 2-3 साल ये बीआरएस में रहे, फिर बीआरएस छोड़ी और 2022 अक्टूबर से ये बीजेपी में आ गए। 2019 का इलेक्शन भी नरसैया गौड़ जी ने भोंगी से ही लड़ा था। जैसा मैंने कहा 5,000 के आसपास वोट से ये कांग्रेस के कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से तब हार गए थे। तो इस बार भी उसी सीट से बीजेपी ने इनको दोबारा लड़ने के लिए भेज दिया है। बीजेपी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मैं आपको कई और नाम गिना सकता हूं, लेकिन समय की कमी है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ये बीआरएस में थे, फिर कांग्रेस में आए और फिर बीजेपी में चले गए हैं। ये भी अब की चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीबी पाटिल, एक नाम सुना होगा, ये अभी कुछ दिन पहले बीआरएस में थे। 2 बार बीआरएस के टिकट से ये जीते थे लोकसभा के चुनाव, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी के नॉमिनेशन से ये अब की चुनाव फिर से लड़ेंगे।
तो कैंडिडेट की विनेबिलिटी और पोलराइजेशन, इन्हीं दो फैक्टर्स को लेके बीजेपी तेलंगाना में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इस सब में वो वोटर्स को भूल गई है और आइडियोलॉजी को भूल गई है। कोई भी किसी भी तरह वो पार्टी में ले आओ, अगर वो जीत सकता है। बीजेपी का मानना है कि वोटर्स आदमी को देख के वोट देते हैं, ना कि पार्टी को। अब ये कितना सच निकलता है ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।